बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं कहानियों का महल। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मेरा नाम परवीन है। मेरी पैदाइश के 2 साल बाद मेरी माँ खालिक हकीकी से जा मिली। मेरे पास इस दुनिया में सिर्फ एक ही रिश्ता है और वो है मेरे पापा जावेद रज़ा। मेरे मुताबिक दुनिया में शायद ही कोई बाप अपनी बेटी से इस कदर प्यार करता हो। उन्होंने मुझे माँ और बाप दोनों के ही प्यार से नवाजा। कहा जाए तो मेरे पापा मेरे आइडियल हैं, मगर आज यूँ अचानक मेरे पापा ने मुझे खुद से बहुत दूर कर दिया। उन्होंने कहा कि वो आज से 21 साल पहले का किया हुआ वादा निभा रहे हैं कि मेरी पैदाइश पर इनके दोस्त ने मुझे अपने बेटे के लिए मांगा तो पापा ने वादा किया, वक्त आने पर मेरी बेटी तुम्हारे बेटे की ही दुल्हन बनेगी। मेरी छोटी से छोटी खुशियों का ख्याल रखने वाले मेरे पापा, जो मुझे कांटा चुभने पर खुद तड़प उठते थे, आज एक ही बार में मेरी तमाम खुशियों और ख्वाहिशों का गला घोट कर मुझे यहाँ भेज दिए, एक अनजान शख्स के साथ पूरी ज़िंदगी गुजारने के लिए। अमेरिका में आज मेरा पहला दिन है। कुछ वक्त मेरे पहले एक ऐसे शख्स के साथ निकाह हो चुका जिसके बारे में मैं कुछ जानना तो दूर की बात, मुझे इसका नाम भी निकाह नामों पर साइन करते वक्त मालूम हुआ। वसीम वो शख्स कैसा होगा, कैसा दिखता होगा, कैसे मिजाज का होगा, मेरे साथ इसका कैसा रवैया होगा। वो सोफे पर बैठी ठंडे से कपकपाते हुए हाथों को मसलती इसके बारे में सोच रही थी जब मुलाजमा इनके सर पर आन खड़ी हुई। बेगम साहिबा आए, आपको साहिब के कमरे तक छोड़ दूँ। मैं उठी और इसके साथ चलने लगी। इसके दिल की धड़कन इस वक्त उरूज पर थी। लाउंज से गुजरते हुए परवीन की नज़र एक बड़ी सी गिलास वॉल की तरफ पड़ी जो अमेरिका का मंजर पेश कर रही थी, जिसे देखने का परवीन को बचपन से ही शौक़ था। आज वो ये मंजर अपनी आंखों के सामने देख रही थी, मगर इस वक्त इसका दिल किसी किस्म के भी जज्बात से आरी था। इनकी फैमिली कहाँ है? परवीन फॉलिंग से नज़र हटाकर घर को देखते हुए बोली। बड़ी बेगम साहबा, जो साहब की दादी थीं, कुछ दिन पहले इनका इंतकाल हो गया। मुलाजमा ने जवाब दिया। वो बहुत अफसोस हुआ। परवीन को इस वक्त अपनी जान के लाले पड़े थे कि किसी और की फिक्र कहाँ थी। और बाकी फैमिली? सीढ़ियाँ चढ़ते हुए इसने सरसरी तौर पर पूछा। यह रहा साहब का कमरा। वो इसकी बात का जवाब दिए बगैर वापस मुड़ गए। ये बात परवीन को कुछ अजीब सी लगी। परवीन ने अपना रुख कमरे की तरफ किया। वो नहीं जानती थी कि वो शख्स इस वक्त कमरे में मौजूद है या नहीं। अंदर जाने के ख्याल से इसकी हथेलियाँ भीगने लगीं। एक लंबा सांस खींचते हुए इसने दरवाजे का हैंडल घुमाया और एक आवाज़ के साथ दरवाज़ा खुलता चला गया। इसने कमरे के अंदर कदम रखा। इतना सादा कमरा इसने शायद पहली बार देखा था। सफ़ेद बेड शीट, ग्लास वॉल के साथ लटके सफ़ेद पर्दे, फर्नीचर में यहाँ सिर्फ 3 ही चीज़ें थीं, बेड, सोफ़ा और वार्डरोब। ओह मेरे खुदा, ये न जाने ये शक कैसा होगा। एक डर के साथ परवीन ने अपना दूसरा कदम अंदर रखा। अब वो दरवाज़ा बंद करके कमरे का मज़ीद जायज़ा लेने लगी। जब सोफ़े के पीछे से इसे कुछ आहट सुनाई दी तो बेआवाज़ कदमों से सोफ़े की जानिब बढ़ने लगी और सामने का मंजर देखकर इसका दिल दहक कर रह गया। एक लड़का जो अपने घुटनों में चेहरा छुपा यूँ डर रहा था जैसे कबूतर का बच्चा बिल्ली के डर से आंखें मूंदे बैठा हो। क्या यही वो शख्स है जिसके साथ मेरा निकाह हुआ है? एक सवाल जो परवीन ने खुद से किया था। कौन हैं आप? परवीन ने इसे मुखातिब करने की नाकाम कोशिश की। वो मज़ीद अपना चेहरा घुटनों में छुपाने लगा। इसकी दबी दबी शख्सियों की आवाज़ परवीन के समाज में पड़ी। रोहान। परवीन ने इसका नाम पुकारा तो ताकि वो कंफर्म कर सके कि यही वो शख्स है जिसके साथ उसका निकाह हुआ है। रोहान ने डरते डरते अपना चेहरा घुटनों से ऊपर उठाया। खूबसूरती की एक ऐसी मिसाल जिसे देखकर परवीन की आंखें खुली की खुली रह गईं। माथे पर गिरते सुनहरे बाल, ऐसी सब्ज़ आँखें कि जिनकी खूबसूरती बयान न की जा सके। खौफ से कपकपाते बारीक सुर्ख लब जिनके नीचे दबाए जाने छोटा सा सिया तिल था। दूधिया रंगत जो हाथ लगाने से शायद मैली हो जाती। प्लीज़ मुझसे दूर रहो तुम, मेरे करीब मत आना। वो परवीन से इस तरह खौफ खा रहा था जैसे वो इंसान नहीं, एक चुड़ैल हो। परवीन इसे देखकर परेशान होने लगी। आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? तकरीबन 26 साल का एक जवान लड़का इस तरह से कैसे डर सकता है? रोहान। इसने एक बार फिर इसे मुखातिब किया। नहीं प्लीज़ मत आना। वो किसी बच्चे की तरह हिचकियों से रोने लगा। हैरत ज़दा होकर परवीन एक एक कदम इससे पीछे उठाने लगी। जब वो बेड के साइड टेबल से टकराई, इसकी नज़र टेबल पर पड़ी जहाँ एक मेडिकल फ़ाइल थी। परवीन ने कपकपाते हाथों से फाइल उठाकर खोली कि इसकी नज़र एक जगह आकर ठहर गई। ह्यूमन फोबिया, ये एक ऐसी बीमारी है जिसमें मरीज़ इंसानों से ही डरता है, इनके वजूद से खौफ खाता है, इनसे दूर भागना चाहता है और वो हर वक्त अकेला रहना पसंद करता है। परवीन के हाथ से फाइल गिरी। वो बेड से टेक लगाए ज़मीन पर बैठी। क्योंकि पापा आखिर क्यों?
क्या आपने मेरे साथ किया? इसके ख्वाब इसकी आंखों से बहने लगे। अब कमरे में एक नहीं 2 लोग रह रहे थे। रूहान ने हाथ की पुश्त से अपनी सब नम आंखों को साफ किया और सहमा हुआ परवीन की तरफ देखने लगा। इसको तो ये मालूम ही नहीं था कि आज इसका परवीन नामी लड़की के साथ निकाह हुआ है, मगर इसने ये निकाह अपनी मर्जी से नहीं किया था। रूहान की दादू समीना बेगम, जो रूहान के करीब थी, इसका ख्याल रखती थी। रूहान इनसे खौफजदा नहीं होता था। एक इसकी दादू ही तो थी जो इसको दुनिया में छोड़ के जा चुकी थी। उन्होंने मरने से पहले रूहान से वादा लिया कि वो पाकिस्तान से आने वाली परवीन नाम की लड़की से निकाह करेगा। रूहान के लाख इनकार के बावजूद भी समीना बेगम ने इसे राज़ी कर लिया था। अपना काम पूरा करने के बाद इनकी ज़िंदगी मोहलत ख़त्म हो गई और रूहान अकेला रह गया। आज समीना बेगम को दुनिया से रुखसत हुए 1 हफ्ता हो चुका था और इन 7 दिनों के दौरान रूहान डर के मारे अपने कमरे से बाहर नहीं निकला था। वो ना तो ढंग से कुछ खा रहा था, ना ही अपना ख्याल रख रहा था। तब से इसकी ज़बान से बस एक ही अल्फाज अदा हो रहा था, दादू। अब वो भी रोते रोते दादू दादू कह रहा था कि परवीन ने इसकी तरफ हिकायत भरी नज़रों से देखा। पता नहीं मेरे किस गुनाह की सज़ा हो तुम। परवीन ने रूहान की तरफ देखते हुए ऊंची आवाज़ में कहा। रूहान इसकी बात सुनकर मज़ीद खौफज़दा होने लगा और खिसकता हुआ दीवार के कोने में जा बैठा। पापा, ये क्या क्या आपने मेरे साथ? मुझे यहाँ एक मरीज़ की देखभाल के लिए आया बनाकर भेज दिया। इसने माथे पर हाथ रखा। रूहान ने इसकी बातें सुनकर फिर से रोना शुरू कर दिया। इसकी सिसकियाँ फिर से परवीन के कानों में पड़ने लगी। चुप करो, परवीन चिल्लाई। रूहान की सिसकी इसके मुंह पर ही रह गई। खौफ से वो कांपने लगा। इसके सुर्ख होंठ का निचला तिल होठों की कपकपाहट से कपकपा रहा था। अगर वो एक मरीज़ ना होता तो परवीन अपनी किस्मत पर रश करती। गुस्से के साथ वो उठी और वार्डरोब खोले, एक सादा सा सूट निकाला और वॉशरूम घुस गई। रूहान ने धुंधलाती आंखों से इसे वॉशरूम जाते देखा और अपनी आंखें साफ की। तकरीबन 15 मिनट बाद वो टॉवल से बाल खुश्क करती निकली और रूहान को वहीं बैठा पाया। उठो, बेड पर सो जाओ, वो तख लहजे में से बोली। वो मासूम जो वैसे ही इससे डर रहा था, इसके गुस्से से मज़ीद खौफ खाने लगा। रूहान जानता था कि इसे नायजा के साथ बेड शेयर करना पड़ेगा। इस डर से इसने परवीन की एक ना सुनते हुए अपने घुटनों में चेहरा छुपाया। तुम्हें एक बार में बात समझ नहीं आती क्या? वो चिल्लाई। रूहान की हालत बिगड़ रही थी। वो चेहरा छुपाए बैठा रहा। परवीन ने टॉवल एक साइड में रखा और तेज़ कदमों से इसकी तरफ आई। अभी और इसी वक्त उठो यहाँ से, वो मुसलसल चिल्ला रही थी। रूहान की तरफ से कोई रद्दमल ना पाकर परवीन ने इसे कंधे से पकड़कर झिंझोड़ा। एकदम से रूहान ने चेहरा ऊपर किया और परवीन को धक्के देकर कमरे से बाहर निकल गया। परवीन का माथा दीवार के साथ लगा। वो अपने सर पकड़ते हुए वहीं बैठ गई। मुलाजमा ने रूहान को बाहर के गेट की तरफ भागते हुए देखा तो फ़ौरन इसके पीछे भागी। रूहान, बाबा रुक जाए, इसने आवाज़ लगाई, मगर रूहान किसी की ना सुनने वाला था। वो हाँफता हुआ गेट खोलकर बाहर निकल गया। इस वक्त भी स्नो फाइलिंग हो रही थी। मुलाजमा रूहान के लिए परेशान हुई। मुलाजमा वॉचमैन जो इसका शौहर था के रूम में इसके सर पर आन खड़ी हुई। तुम सो मर लो, शफीक और रूहान बाबा बाहर निकल गए हैं। पता नहीं है ना कितना घना जंगल है। वो इसके पास खड़ी यूँ चिल्लाई कि शफीक हड़बड़ा कर उठा। क्या हुआ जमीला, क्यों नींद ख़राब कर रही हो? रूहान बाबा भाग गए हैं जंगल की तरफ, जल्दी उठो और ढूंढो इन्हें, जमीला परेशानी से बोली। क्या रूहान बाबा घर से बाहर निकल गए? अल्लाह खैर करे। अब तो दर्दनाक बेगम भी नहीं है जो इन्हें लाड प्यार से समझा कर वापस ले आती। रूहान बाबा मेरी बात कैसे मानेंगे? तुम्हें तो पता है कितना डरते हैं वो सबसे। शफीक, ये बात बड़ी परेशानी की है। अब हम क्या करें? हमने इसे ढूंढ भी लिया तो वो कभी हमारे साथ नहीं आएंगे। जमीला परेशान हुई तो तुम ऐसा करो, बेगम साहबा को बुला कर लाओ, ये इन्हीं वापस लेकर आएंगी। हाँ ये ठीक है, मैं अभी बुला कर लाती हूँ। शफीक के कहने पर जमीला अंदर की तरफ भागी। परवीन माथे पर बैंड बजा रही थी। जमीला तेज़ी से कमरे में दाखिल हुई। बेगम साहबा, रूहान बाबा जंगल की तरफ भाग गए। तो परवीन लापरवाही से बोली। जमीला इस पर की बात पर हैरान हुई। तो आप हमारे साथ चलें, इन्हें ढूंढ कर वापस घर लाएं। मेरे पास फालतू वक्त नहीं है, मुझे नींद आ रही है। वो बेड की तरफ चल दी। जमीला मुंह खोले इसे देखने लगी। जाते हुए दरवाज़ा बंद कर देना, परवीन ने कंफर्टर ऊपर लेते हुए कहा। जमीला खामोशी से मुड़ी और दरवाज़ा बंद किया। अब वो वापस शफीक के पास आई। बेगम साहिबा किधर हैं? शफीक ने पूछा। उन्होंने तो आने से इनकार कर दिया और सो गई हैं। क्या? शफीक को जमीला की बात से सदमा लगा। जमीला, चलो, हमें रूहान बाबा को ढूंढकर कैसे भी घर लेकर आना होगा। हाँ, अल्लाह सब खैर करे, बस रूहान बाबा हमारी बात मान जाए। वो दोनों खैरियत की दुआ करते हुए गेट से बाहर निकल गए। रूहान बाबा, रूहान बाबा, वो पिछले 1 घंटे से बर्फ़ पे चलते हुए इसे आवाज़ें लगाते हुए ढूंढ रहे थे, मगर रूहान कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा था। रूहान बाबा किधर हो आप? अल्लाह के लिए सामने आ जाए, घर चलते हैं।
जमीला ऊंची आवाज़ में बोली, रात के 10 बजे का वक्त था और वो हाथों में टार्च ले इसे ढूंढने की कोशिश में लगे थे। इस वक्त अगर रोहान मिल जाता तो ये मौत जैसा ही होता। जंगल में जानवर न होने की वजह से इन्हें किसी किसी को डर नहीं था। परवीन 1 घंटे से सोने की कोशिश कर रही थी मगर इसे नींद नहीं आ रही थी। इसकी इज़दवाजी ज़िंदगी इस तरह की हो गई, इसने कभी सोचा नहीं था। इसने अपने शौहर के बारे में क्या क्या ख्वाब देख रखे थे। रोहान खूबसूरत तो बेहद था मगर परवीन के सामने इसकी खूबसूरती के आगे इसकी बीमारी भारी पड़ गई। इसने लैंप ऑन करके घड़ी को देखा जो रात के 11 बजा रही थी। इससे रोहान का ख्याल आया कि ना जाने वो इतनी रात कहाँ गए होंगे। फिर अपने जहन को झटकते हुए फिर से कंफर्टर ओढ़ लेट गई। 10 मिनट तक लेटे रहने के बाद भी इसके जहन में रोहान का ख्याल ना गया। इसके सामने रोहान की रोती हुई सब्ज आंखों का मंजर आने लगा। उफ़, क्या मुसीबत है। वो चिढ़ती हुई बिस्तर से उठी और ग्लास हॉल की तरफ आई। सफ़ेद पर्दे हटाकर देखा तो स्नो फॉलिंग हो रही थी। इतनी ठंड देखकर ही प्रवीण को कपकपी तारी हुई। इतनी ठंड रोहान कैसे बर्दाश्त कर रहा होगा। उसने तो कोट भी नहीं पहना। इसने दिल में कहा। वो मुड़ी और वार्डरोब से 2 और कोट उठाए, एक खुद पहना और दूसरा रोहान के लिए। एक हाथ में कोट और दूसरे हाथ में टॉर्च पकड़े वो कमरे से बाहर निकल गई। इसने आसपास मुलाजिमा को देखा जो कहीं नजर नहीं आई। इससे परवीन को मालूम हो चुका था कि वो रोहान को ढूंढने के लिए गई है। घर के अंदरूनी दरवाजे से बाहर निकलते ही ठंड ने इसे अपने घेरे में ले लिया। वो कपकपाती हुई गेट की तरफ भागी। गेट से निकलते ही दाएं जानिब घने जंगल को पाया। एक पल के लिए तो वो खौफजदा हुई, फिर हिम्मत करते हुई जंगल में दाखिल हुई। टार्च को दाएं बाएं फेरती हुई वो इसे ढूंढने लगी। रोहान, इसने आवाज़ लगाई। जंगल में मुकम्मल खामोशी थी। अनाया का दिल धक धक कर रहा था। एक तो जंगल में पहली बार दाखिल हुई थी, दूसरा इतनी रात में तो इसने कभी सोचा भी ना था। रोहान बाबा, परवीन को जमीला की आवाज़ आई। मुलाजमा परवीन ने इसे पुकारा क्योंकि वो इसका नाम नहीं जानती थी। वो आज ही तो यहाँ आई थी। जमीला इसकी आवाज़ सुनकर इसकी तरफ बढ़ने लगी और परवीन भी इसकी तरफ चलने लगी जहाँ से जमीला की आवाज़ आई थी। अचानक परवीन किसी चीज़ से टकराई और बर्फ़ से भरी ज़मीन पर गिरी। इसने टार्च इस चीज़ की तरफ घुमाई। रोहान, बेसाख्ता इसके मुंह से निकला। रोहान आधा बर्फ़ में और आधा बर्फ़ से बाहर बेहोश पड़ा था। इसका जिस्म किसी मुर्दे की तरह अकड़ चुका था। मुलाजमा, जल्दी यहाँ आओ, रोहान मिल गया है। परवीन ने आवाज़ लगाई। जमीला भी शफीक को आवाज़ें लगाती हुई इसकी तरफ भागी। परवीन रोहान के ऊपर से बर्फ़ हटा रही थी जब जमीला वहाँ पहुँची। या अल्लाह रहम, बेसाख्ता जमीला के मुंह से निकला। वो भागती हुई रोहान के पास आई। रोहान बाबा, वो इसका चेहरा थपथपाती हुई रोने लगी। इसे यूं रोता देखकर परवीन हैरान हुई कि एक मुलाजमा होकर इसे रोहान की इतनी फ़िक्र कैसे। शफीक पहुंचा और रोहान की हालत देखकर परेशान हुआ। तुम रोहान को उठाओ, मैं इसे कोट पहनाती हूँ, परवीन बोली। शफीक ने रोहान को उठाया और परवीन ने इसके ऊपर कोट डालकर इसे ढाँपना ताकि वो मज़ीद ठंड और बर्फ़ से बच सके। अब इनका रुख घर की तरफ था। 10 मिनट का सफ़र ज़मीन पर पड़ी बर्फ़ की तरफ वजह से 15 मिनट में तय हुआ। शफीक ने रोहान को इसके कमरे में लाकर बिस्तर पर लिटाया। शफीक, जल्दी डॉक्टर को फ़ोन करके आओ, अकीला बोली। शफीक बाहर की तरफ भागा। जमीला ने रोहान के ऊपर कंफर्टर दिया और हीटर तेज़ किया। परवीन इन दोनों का इतना परेशान होना देखकर हैरान हो रही थी। जमीला, सिग्नल का मसला बन रहा है, फ़ोन नहीं हो सकता, मैं डॉक्टर को बुलाने जा रहा हूँ। शफीक भागता हुआ दरवाजे में खड़ा हुआ। ये सिग्नल का मसला आज ही होना था। अच्छा, तुम जाओ, कोशिश करना जल्दी आ जाओ। जमीला बोली। हाँ, मैं गाड़ी लेकर ही जा रहा हूँ, जल्दी आ जाऊँगा। शफीक कहकर मुड़ा। बेगम साहिबा, मैं बाहर जाती हुई आप डॉक्टर के आने से पहले रोहान बाबा के कपड़े बदल दें। क्या? इसकी बात पर परवीन का मुंह खुला। ये काम सिर्फ आप ही कर सकती हैं। वो बेचारा सामने सब मुंह बनाकर बोली। मगर देखिए बेगम साहबा, ये सोचने का वक्त नहीं है। वो पहले ही ठंड से बेहोश हो चुके हैं। मैं बाहर जा रही हूँ, आप इनको चेंज करवा दें। जमीला इसकी बात काट कर अपनी सुनाती हुई दरवाज़ा बंद करके बाहर जा चुकी थी। परवीन परेशान सी खड़ी अब सोच रही थी क्या करे। इसने एक नज़र रोहान की तरफ देखा। ठंड की शिद्दत से इसका चेहरा सुर्ख हो चुका था। परवीन ने एक लंबा सा सांस खींचा और वार्डरोब से एक ड्रेस निकालकर बेड की तरफ आई। इसने रोहान के ऊपर से कंफर्टर हटाया और इसे देखने लगी। बेहद खूबसूरत, परवीन के दिल ने कहा। फिर जल्दी से अपने ख्याल को झटका। इसने लाइट ऑफ की और रोहान की शर्ट खोलने लगी। इसके सीने से टकराती परवीन की उंगलियां इसके दिल की धड़कन को बढ़ा रही थीं। इसने पूरी ताकत से उठाकर रोहान का सर अपने कंधे पर रखा और शर्ट उतारकर दूसरी तरफ पहनाई। अब इसने इसे लिटाया और शर्ट के बटन बंद किए। धड़कते दिल के साथ इसने बाकी के कपड़े चेंज किए और लाइट ऑन की। रोशनी होते ही इसकी नज़र रोहान के होंठ के नीचे काले तिल पर आकर ठहर गई।
कोई इतना खूबसूरत कैसे हो सकता है। परवीन का दिल फिर से बोला, बेगम साहिबा डॉक्टर आ गए हैं। बाहर से जमीला की आवाज़ आई, ले आओ अंदर। परवीन ने कहते हुए रोहान के ऊपर कंफर्टर दिया। डॉक्टर अंदर दाखिल हुआ और रोहान का चेकअप करने लगा। बुखार बहुत तेज़ है, इन्हें ज़्यादा से ज़्यादा हीट दें वरना नमूनिया हो सकता है। डॉक्टर बोला। इसने अपने बॉक्स से कुछ मेडिसिन निकाल के परवीन को पकड़ाई और समझाने लगा, डॉक्टर साहब और कोई फिक्र की बात तो नहीं। जमीला परेशानी से बोली, अगर हीट ना मिली तो फिक्र की बात है। डॉक्टर ने कहते हुए अपना बॉक्स उठाया और शफीक के साथ बाहर हो गया। बेगम साहिबा जमीला भी बोली ही नहीं थी कि परवीन ने इसे टोका। हाँ दे रही हूँ मेडिसिन और ख्याल भी रखूँगी, अब तुम जाओ। जी अच्छा, जमीला कहते हुए कमरे से बाहर निकल गई। परवीन ने पानी में टैबलेट्स मिलाकर चम्मच से रोहन को पिलाई और इसके आसपास कंफर्टर दबाती हुई उठी। अपनी साइड पर आकर वो लेट गई। इसकी नज़रें अब भी रोहान पर ही थीं। इसके जहन में डॉक्टर की बात आई कि रोहान को हीट ना दी गई तो इसे नमूनिया हो सकता है। इसने हीटर फुल किया और फिर से रोहान को देखने लगी। सुनहरे बाल, इसके सुनहरी बाल को देखकर परवीन का दिल चाहा कि इनमें उंगलियां फेरे। दिल की मानते हुए इसने अपना हाथ इसके सुनहरी बालों की तरफ बढ़ाया और आहिस्ता आहिस्ता से उंगलियां फेरने लगी। रोहान के जिस्म में एक कपकपी तारी हुई, शायद वो अब भी ठंड के हिसार में था। परवीन खिसक कर इसके करीब हुई और इसे अपने हिसार में ले लिया। कब इस पर नींद का गलबा तारी हुआ, इसे खबर ना हुई। गिलास वॉल से आती रोशनी से रोहान की आंखें आधी खुली। इसे अपने इर्द गिर्द किसी का हिसार महसूस हो, इसने झट से पूरी आंखें खोली और ख़ुद से लिपटी परवीन को देखा। इसका दिल धक धक करने लगा। शायद इस बार खौफ के साथ एक और एहसास भी शामिल था। ये कहानी अभी जारी है, अब हमारे चैनल के साथ जुड़े रहेगा। इंशाल्लाह इसका नेक्स्ट एपिसोड जल्दी ही आपको मिलेगा। अल्लाह हाफिज़।